अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग ई कैट एनएडी के पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और बारी है 2021 के केमिस्ट्री सेक्शन को सॉल्व करने की। तो स्टार्ट करते हैं 2021 के केमिस्ट्री सेक्शन के पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। लेमन कंसिस्ट ऑफ विच एसिड? लेमन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? देखो, बहुत ही आसान सा सवाल है और ज़्यादातर को ये मालूम भी होता है। तो याद रखिए, लेमन के अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बेसिकली पाया जाता है लेमन के अंदर। और सिट्रिक एसिड की बात ये कि अगर मैं उसका फार्मूला बताऊं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बता रहे हैं। सिट्रिक एसिड का फार्मूला होता है C6H8O7। तो जहन में रखनी ये बात कि ये जो फार्मूला है, क्योंकि इस्तेमाल में आ भी सकता है, ये सिट्रिक एसिड का है। तो पहला सवाल बहुत ही आसान सा था और वो है सिट्रिक एसिड। Question number 2. The energy required to move the most loosely bound outermost electron is known as, ये definition है basically, वो energy जो कि required होती है, जो most loosely bound outermost electron होता है, उसको वहाँ से remove करने के लिए, यानी कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और देखो, इसको याद रखना आसान है। जब किसी कोई भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बेसिकली वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट्स वाई आप उसको याद रख सकते हैं कि वो एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लोन पेयर? इसमें से किस में लोन पेयर पाया जाता है? देखिए, अगर मीथेन की बात की जाए तो मीथेन में जो है वो कार्बन की जो वैलेंसी है मुकम्मल तौर पे फिल हो जाती है, तो मीथेन तो है नहीं। ठीक है, अच्छा, वाटर और अमोनिया को अगर स्टडी करें तो दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड हो जाता है हाइड्रोजन के साथ और एक दूसरा बाउंड हो जाता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और बाकी दो जो है वो पेयर बच जाते हैं हमारे पास ऑक्सीजन के। तो इसका मतलब यहाँ पर दो लोन पेयर हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए अमोनिया की, तो अमोनिया में भी नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के जो यहाँ पर आ गए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं, उनमें से 3 जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ क्या? इस तरीके से हुआ ये कि दो जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो जो है वो लोन रह जाता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये जो है वो अनबाउंडेड है। तो इसका मतलब दोनों के अंदर, अमोनिया के अंदर भी ऐसा ही है, ठीक है, और वाटर में भी ऐसा ही है। तो करेक्ट आंसर होगा वाटर एंड अमोनिया, बोथ A एंड B। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4. कौन सा पार्टिकल है जिसका मास सेम होता है इलेक्ट्रॉन की तरह बट उसका चार्ज ऑपोजिट होता है? न्यूट्रिनो न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, चार्ज तो हो ही नहीं। प्रोटॉन की बात की जाए तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरह तो होता है लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। हरगिज़ नहीं, याद रखिए, प्रोटॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। तो मास तो सेम नहीं है, इस वजह से प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन वाली बात गलत हो जाएगी। न्यूट्रॉन खुद न्यूट्रल है। पॉजिट्रॉन बेसिकली उस पार्टिकल को कहते हैं जिस पार्टिकल का जो मास है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर है, बट उसका चार्ज जो है वो ऑपोजिट है, यानी कि पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव होता है। बेसिकली एंटी पार्टिकल है। अच्छा जी, नंबर 5. द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस विल बी डैश व्हेन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर हाफ। अगर हम जो है वो टेम्परेचर को हाफ कर दें और प्रेशर को हाफ कर दें तो जो वॉल्यूम होगा 1 मोल गैस का, कांस्टेंट है, वो कितना रहेगा? रिमेन सेम, डिक्रीज 4 टाइम्स, इंक्रीज 4 टाइम्स, नन ऑफ दीज। देखिए, अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो वॉल्यूम डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को हाफ करूँगा तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर वाली बात समझ में आ गई ना? अब आ जाओ प्रेशर पे। प्रेशर का अगर वॉल्यूम के साथ रिलेशन देखा जाए तो प्रेशर का वॉल्यूम के साथ रिलेशन होता है इन्वर्स, जो कि है बॉयल्स लॉ। तो अगर मैं प्रेशर को हाफ करूँगा तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। अब आप नोट कीजिए, टेम्परेचर के कम करने से आधा हो गया था और प्रेशर के कम करने से वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस तरीके से जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा 1 मोल गैस का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो लिखा हुआ है KMnO4 इज़ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेसिकली KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग का क्या मतलब है? ऑक्सीडाइजेशन का क्या मतलब है? ऑक्सीजन को ऐड कर देना या इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना, जो कि आपको डेफिनेशन पता है। तो अगर मैं इसकी आपको एक मिसाल दूँ 6 की, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी बात। अगर मिसाल के तौर पे
हमारे पास अल्काइल बेंजीन है, ठीक है। अगर हम अल्काइल बेंजीन बनाते हैं तो अल्काइल बेंजीन में आ गया ये हमारे पास CH3, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अल्काइल बेंजीन, ठीक है। अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ KMNO4 के साथ तो आप पता है क्या देखेंगे? आप देखेंगे यहाँ पे बेंजोइक एसिड बनेगा, और बेंजोइक एसिड के अंदर जो बेसिक आप फ़र्क देखेंगे, जो यहाँ पर फ़र्क आएगा वो क्या फ़र्क नज़र आएगा आपको? ये नज़र आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन और साथ में हमारे पास ये आ जाएगा OH लगा हुआ। तो आप देख लीजिए ऑक्सीजन ऐड हो गया है KMNO4 का रिएक्शन कराने की वजह से, तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो मैंने एक मिसाल दे दी आपको। अच्छा जी, 7 कोलेस्ट्रॉल इज़ मेनली कॉल्ड एस। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोई एसिड है, बेस है, स्टेरॉइड है या प्रोटीन है? देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेरॉइड है। क्यों? क्योंकि उसका केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, जैसा केमिकल स्ट्रक्चर होता है स्टेरॉइड का बिल्कुल वैसे ही है। और बेसिकली देखा जाए तो इसका ताल्लुक कहाँ से है? कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक है लिपिड फैमिली से, यानी कि फ़ैट होता है ख़ास किस्म का कोलेस्ट्रॉल। तो बेसिकली इट वर्क्स लाइक अ स्टेरॉइड, not protein, not acid, not base. Question number 8. The sum of partial pressure of gases present in a system. अगर सिस्टम के अंदर गैसेस मौजूद हैं तो उनका जो तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम होता है वो हमेशा बराबर होता है टोटल प्रेशर ऑफ द गैस के। ये स्टेटमेंट है बेसिकली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9. द फार्मूला फॉर क्रायोलाइट इज़। अच्छा, क्रायोलाइट क्या है? क्रायोलाइट बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है ना, ये एल्यूमिनियम का ओर है। तो याद रखिए कि इसके फार्मूले के अंदर एल्यूमिनियम का होना ज़रूरी है। अब अगर आप बी ऑप्शन देखोगे NaCl गलत हो गया, HCl गलत हो गया, MgCO3 गलत हो गया। बेसिकली क्रायोलाइट का यही एक फार्मूला पॉसिबल है, बिकॉज क्रायोलाइट इज़ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ये आपको एल्यूमिनियम के टॉपिक में मिलेगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डबल सॉल्ट? ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो डबल सॉल्ट है? अच्छा, डबल सॉल्ट क्या होता है? एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ कैटाइन या एनाइन होते हैं। डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट कैटाइन्स या एनाइन्स होंगे, ठीक है जी। अब अगर मैं सबसे पहले आपको मिसाल देता हूँ यहाँ पे एलम की मिसाल देता हूँ, तो एलम के अंदर आपको 2 कैटाइन्स मिल जाएंगे। कैसे? एलम का फार्मूला है KAlSO4 2 एंड 12H2O। यहाँ पर अगर आप एक बात नोट करो तो एलम के अंदर एनाइन मौजूद है, एक एनाइन है, SO4 जो है वो एक एनाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 कैटाइन है, आपको यहाँ पे 2 कैटाइन मिल जाएंगे, पोटेशियम भी मिल जाएगा और एल्युमिनियम, ये दोनों के दोनों क्या हैं? कैटाइन्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंफर्म है एलम तो जो है वो है एक डबल सॉल्ट। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट के अंदर भी आपको जो है वो 2 मिल जाएंगे। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaMgCO3 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 2 एनाइन मिल जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी जो है वो डबल सॉल्ट है। यहाँ पर आपको 2 कैटाइन मिल रहे हैं ना, कैल्शियम भी मिल रहा है, मैग्नीशियम भी मिल रहा है। सॉरी, मैंने एनाइन बोल दिया था, दोनों कैटाइन मिल जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी डबल सॉल्ट है। तो इसका मतलब आंसर तो यही होना चाहिए, बोथ A एंड B। लेकिन अगर मैं आपको ये चिली सॉल्ट पीटर बता दूं तो बेसिकली ये सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं, और सोडियम नाइट्रेट के अंदर डबल सॉल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11. स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आपस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? गैस का प्रेशर बढ़ेगा, गैस का प्रेशर डिक्रीज़ होगा, एलिवेट द गैस प्रेशर, ऑल ऑफ दीज नहीं, डिक्रीज़ हो जाएगा। याद रखिए, अगर मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट होंगे तो यकीनन वो कम फोर्स अप्लाई करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दैट्स वाई जो गैस का प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12. यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और डेल्टा Hn तक। ये स्टेटमेंट हेसिस लॉ की है, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि तमाम के तमाम इंथैल्पीज़ को ऐड कर रहे हैं, तो वो आपको चेंज ऑफ इंथैल्पी नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13. व्हेन अमाइनो एसिड इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर इट बिकम्स। अगर हम अमाइनो एसिड को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो वो क्या बन जाता है? एसिड बनता है, बेस बनता है, ज़्विटर आयन बनता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, मैं पहले आंसर बता देता हूँ, ज़्विटर आयन बनता है, ठीक है। ज़्विटर आयन क्या है? इस आयन के अंदर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है वो चार्जेस आयन्स मौजूद होते हैं अलग अलग।
लेकिन अगर नेट चार्ज की बात की जाए तो नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है उस आयन पर। तो मैं एक मिसाल देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 की, किस तरीके से काम करेगा। तो NH2 और RCOOH, ठीक है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है ना, ठीक है, अमाइनो एसिड सॉलिड फॉर्म में है। तो आप क्या देखेंगे, इसको एक्वा सोल्यूशन के अंदर ये बनेगा NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो है RCOO नेगेटिव एक्वा सोल्यूशन के अंदर ये आपको अलग से नज़र आएगा। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि ज्विट्राइन तभी बनता है जब मैं अमाइनो एसिड को शामिल कर देता हूँ किसमें, वाटर में। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग विल ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन, इसमें से कौन सबसे आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो जाहिर सी बात है सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। RSH एक फंक्शनल ग्रुप है और उसका नाम क्या है, बेसिकली ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसका नाम क्या है। अच्छा जी, एल्कोहल के अंदर आपको OH नज़र आ जाएगा, और बेसिकली ये जो RSH नज़र आ रहा है ना, इसकी ख़ास बात ये है कि सल्फ़र कंटेनिंग, ये सारे के सारे सल्फ़र कंटेनिंग होते हैं। तो सल्फ़र कंटेनिंग के अंदर जो होता है उसे थायोल कहते हैं। वैसे तो अगर आपको ऑप्शन के अंदर थायोल मिल जाता, और फिर इन फॉर्म उसको हम कर सकते हैं थायो एल्कोहल। तो करेक्ट, एल्कोहल के अंदर तो सिर्फ OH होता है, तो ऑल ऑफ दीज वाली बात तो वैसे ही गलत हो गई, और अमाइन में भी नहीं होता, अमाइन में सल्फ़र नहीं मौजूद होता। क्वेश्चन नंबर 16, द हाइएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी, जो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो किसकी होगी। तो इसके लिए आप याद रखिए कि बॉन्ड लेंथ जितनी कम होती है ना उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। बॉन्ड लेंथ के साथ इसका रिलेशन जो है ना इन्वर्स है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, सॉरी बॉन्ड लेंथ कम से समझा देता हूँ कि बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतना ज़्यादा होगी एनर्जी। और यहाँ पर हाईएस्ट ये पूछा, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप एक पैटर्न याद कर लें तो सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड की होती है, उसके बाद HCl की बारी आती है, उसके बाद ब्रोमीन की बारी आती है। तो फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास HF, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको इसी में मिलेगी। जाहिर सी बात है जितना बॉन्ड लेंथ कम होती है उतना उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और उतना ही ज़्यादा एनर्जी उनको डिसोसिएट करने के लिए चाहिए होती है। 17, इसमें से कौन सा जो है वो फैटी एसिड नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आपने फैटी एसिड्स के बारे में नाम याद रखा हुआ होगा तो इजीली आप समझ जाएंगे। एसिटिक एसिड इज़ नॉट फैटी एसिड। अगर आप फैटी एसिड्स की बात करें सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, तो चलो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक्चुअली सैचुरेटेड आप जो है वो याद रख सकते हैं एक छोटे तरीके से। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन हो सकता है आप में से एक फ़ायदा हो जाए बच्चों का। ला माई पास्ता, ठीक है, तो इजीली कह सकते हैं ना कि मेरा पास्ता लाओ, ला माई पास्ता। तो ये जो है वो आपको लिस्ट मिल जाएगी जितने भी सैचुरेटेड एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स। तो उसके अंदर जो है वो ये सारे एसिड मिल जाएंगे। लॉरिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है, मायरिस्टिक एसिड मिल जाएगा, और उसके बाद पाल्मेटिक एसिड मिलेगा, ये आ गया पाल्मेटिक एसिड। उसके बाद आ जाएगा स्टीरिक एसिड, और फाइनली हमारे पास आ जाएगा एराकिटिक एसिड। तो ये सब तो सैचुरेटेड है ना, तो सैचुरेटेड के आपको ऑप्शन तो नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर कौन कौन से नज़र आ गए सैचुरेटेड, आपको नज़र आ गया स्टीरिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड, दोनों आ गए ना। और ओलिक एसिड जो है ना बेसिकली ये अनसैचुरेटेड है। ओलिक एसिड की ख़ास बात ये है कि अनसैचुरेटेड है, लेकिन है ये फैटी एसिड ही ना, ये होता है अनसैचुरेटेड, जिसका फॉर्मूले में C18 आता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप वो भी याद रख सकते हो, स्टार्ट करो आप इसको कार्बन 12 से और फिर दो ऐड करते चलिएगा। कार्बन 14 होता है, 16 होता है और 18 होता है कार्बन, और ये एराकिटिक एसिड जो है वो 20 होता है। तो ये एक तरीके कार भी है जैसे आप फैटी एसिड्स स्पेशली जो सैचुरेटेड है उन्हें आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, केमिकल फार्मूला ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या है, तो FeSO4 होता है केमिकल फार्मूला फॉर फेरस सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, percentage of neon vapor is 25% and that of mercury vapor is 75%. If total pressure is 50 atm then of neon will be, neon का कितना होगा, then partial pressure
ऑफ नियॉन, नियॉन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा ये हमें मालूम करना है। तो लिखा हुआ भी है वैसे यहाँ पर, आसान सी बात ये है कि जो भी टोटल प्रेशर है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं उसकी परसेंटेज से, तो 0.25 है, तो 50 इंटू 0.25 ये बराबर होता है 12.5 के, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.5। और अगर मरकरी वेपर का मालूम करना हो तो 0.75 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा, यानी कि 50 तक चला जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 20, सोडा ऐश इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन, सोडा ऐश को मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत ही आसान सा है, सॉल्वे प्रोसेस कहलाता है। ये बच्चे काफ़ी आसानी से याद कर लेते हैं कि सोडा ऐश सॉल्वे प्रोसेस से होता है। अच्छा जी, 21, ऑल ऑफ द नोबल गैसेस कंप्लीट देयर ऑक्टेट एक्सेप्ट, तमाम की तमाम गैसेस कंप्लीट करती हैं ऑक्टेट रूल। नियॉन भी करता है, एर्गन भी करता है, क्रिप्टॉन भी करता है, लेकिन याद रखिए हीलियम नहीं करती। सही है, हीलियम नहीं करती। हीलियम के अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट रूल कैसे जो है वो मुकम्मल हो सकता है। 22, किप्स अपरेटस, किप्स अपरेटस जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, रॉटन गैस प्रोड्यूस करता है, H2S प्रोड्यूस करता है, NaCl बोथ A एंड B। एक्चुअली देखा जाए तो H2S गैस को रॉटन गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से जो बदबू आती है वो सड़े हुए अंडों जैसी आती है H2S गैस में से। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे बोथ A एंड B, क्योंकि दोनों ही आंसर जो है वो एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एब्सोल्यूट अल्कोहल कंटेन्स, एक्चुअली एब्सोल्यूट अल्कोहल में 1% से ज़्यादा पानी नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट अल्कोहल उस अल्कोहल को कहते हैं जिसमें 1% से भी ज़्यादा पानी नहीं हो सकता। तो एक्चुअली करेक्ट आंसर होगा 0, ठीक है। और 5% अगर हो तो 5% रेक्टिफाइड कहलाता है। अगर 5% पानी होता है तो उसको रेक्टिफाइड अल्कोहल कहते हैं, बट एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट के लिए 0 इज़ द बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एडिशन ऑफ HSO3 पॉजिटिव इन बेंजीन इज़ नोन एज, ठीक है, इसको सल्फोनेशन कहते हैं बेसिकली। सल्फोनेशन प्रोसेस की एक मिसाल है यहाँ पर एडिशन। और फाइनली हमारे पास आ गया हीट ऑफ हाइड्रेशन इज़ मिनिमम। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो किसके लिए सबसे कम होती है ये आपने बताना है। लिथियम है, सोडियम है, सीजियम है, और हमारे पास आ रहा है, वैसे करेक्ट आंसर सीजियम है। सीजियम की तकरीबन जो है जो वैल्यू होती है 265 किलो जूल पर मोल होती है, किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। सबकी बता देते हैं यहाँ पे। और या चलो याद क्या करना, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। हाइड्रेशन डिक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप, हाइड्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप। तो अगर आप देखिए ये अल्कली मेटल सारे के सारे गिवन है, तो इसके अंदर अगर आप सीरीज़ बनाएंगे जो पूरा का पूरा हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, लियाकत ने की रब से फरियाद, ठीक है, ये बनाते हैं ना हम, लियाकत ने की रब से फरियाद। याद रखने का तरीके कार है, तो इसके अंदर आप देखें तो सारे ऑप्शन के अंदर जो सबसे ज़्यादा नीचे ग्रुप के अंदर आ रहा है वो सीजियम आ रहा है। तो वैल्यू याद करने से बेहतर ये है कि आप इस ट्रेंड को याद रखें। बेसिकली ये क्वेश्चन भी ट्रेंड से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो ये था हमारे 25 क्वेश्चन जो 2021 के अंदर केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर मौजूद थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। इस सीरीज़ को जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ मैथ, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के पास्ट पेपर्स के सोल्यूशन, इसको ज़रूर फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।